हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी, जिसमें हम ये समझेंगे कि पॉलिटिकल थियरी के डिक्लाइन के बाद उसका रीसर्जेंस या रिवाइवल कैसे हुआ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी के बारे में, कि कैसे एक डिबेट इमर्ज हुआ ड्यूरिंग द 1950s एंड द 60s कि पॉलिटिकल थियरी अपना रेलेवेंस खो चुकी है, इसका डिक्लाइन हो चुका है। यहां तक कि कई थिंकर्स ने तो इसको डेड भी घोषित कर दिया था। और इस डिक्लाइन के पीछे काफी सारे रीजंस दिए गए थे, जैसे कि हिस्टोरिसिज्म, हाइपरफैक्चुअलिज्म, मॉरल रिलेटिविज्म, इंपीरिकल पॉलिटिकल एनालिसिस एज वेल एज आइडियोलॉजिकल रिडक्शनिज्म। इन सभी फैक्टर्स को मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है, कैसे पॉजिटिविज्म की वजह से और बिहेवियरलिज्म के आने से ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी को एक सेटबैक लगता है, बिकॉज वो फिलोसॉफिकल होती है, वैल्यूज, प्रिस्क्रिप्शन और नॉर्मेटिविज्म की बात करती है, और जो बिहेवियरलिज्म होता है वो इसका ऑपोजिट होता है। और इसी प्रकार एक नई पॉलिटिकल थियरी इमर्ज होती है, जो कि होती है मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी या इंपीरिकल पॉलिटिकल थियरी, जो कि फैक्ट्स की बात करती है, व्हाट ऑट टू बी की बजाय व्हाट इज पर फोकस करती है। और इसी वजह से माना गया कि जो पॉलिटिकल थियरी है, जो फिलॉसफी की, वैल्यूज की बात करती है, उसका अब डिक्लाइन हो चुका है। लेकिन ड्यूरिंग द 1970s एक और व्यू पॉइंट इमर्ज होता है, एक नई डिबेट आती है जो ये कहती है कि पॉलिटिकल थियरी का तो कभी डिक्लाइन ही नहीं हुआ। प्लेमेनाथ्स इस बात को मानने से मना कर देते हैं कि पॉलिटिकल थियरी का कभी डिक्लाइन हुआ भी था। साथ ही साथ जर्मीनो कहते हैं कि पॉलिटिकल थियरी का एक रीसर्जेंस हो रहा है। जो पॉलिटिकल थियरी की ट्रेडिशनल फॉर्म थी, जो वैल्यूज पर फोकस करती थी, उसका दोबारा से रिवाइवल हो रहा है। और काफी ऐसे थिंकर्स हैं जिनकी राइटिंग्स में ये सब देखने को मिल रहा है, जिसमें वो बताते हैं ऑकशॉट के बारे में, हैना आरेंट के बारे में, एज वेल एज लियो स्ट्राउस के बारे में। इसके अलावा इसाया बर्लिन भी ये मानते हैं कि पॉलिटिकल थियरी तो कभी मर ही नहीं सकती, कभी डेड हो ही नहीं सकती, ये सिर्फ नई फॉर्म में नए तरीके से इवॉल्व हो रही है। अगर आपने मेरी एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थियरी वाली वीडियो देखी है, तो डिक्लाइन और रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी, ये दोनों ही टॉपिक आप अच्छे से समझ सकते हो। जो तीसरा फेज था एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थियरी का, कौन सा था? कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियरी, that is related with the resurgence of political theory. तो डिक्लाइन के बाद अब ये माना गया कि पॉलिटिकल थियरी का दोबारा से रिवाइवल हो रहा है ड्यूरिंग द 1970s। तो अब थिंकर्स ने दोबारा से एक प्रयास किया कि जिस फिलॉसफी से पॉलिटिकल थियरी को दूर ले जाया जा रहा है और इसको एक साइंस बनाया जा रहा है, उस फिलॉसफी पर वापस एम्फसाइज करने की जरूरत है। ऐसे बहुत से स्कॉलर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी और द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल थियरी, और उनमें आते हैं माइकल ऑकशॉट, रॉबर्ट नोजिक, एरिक वॉगलन, हैना आरेंट, जॉन रॉल्स, फ्रेडरिक हायक, इसाया बर्लिन, भीकू पारेख और कार्ल पॉपर। तो हम इनमें से कुछ स्कॉलर्स के व्यू पॉइंट समझने वाले हैं रिगार्डिंग द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियरी। इसमें हम स्टडी करने वाले हैं लियो स्ट्राउस को, शेल्डन वॉलन के व्यू पॉइंट को, माइकल ऑकशॉट के कंट्रीब्यूशन को, जॉन रॉल्स को, एज वेल एज हैना आरेंट को। तो शुरुआत करते हैं लियो स्ट्राउस से, जो कि पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया टुवर्ड्स रिवाइविंग द पॉलिटिकल थियरी। सबसे पहले तो ये क्रिटिसिज्म करते हैं एम्पिरिसिज्म का। ये क्या होता है ये मैं कई दफा बता चुकी हूं। एम्पिरिसिज्म जो है वो फैक्ट्स पर फोकस करता था और वैल्यूज को अलग रखने की बात करता था। इसी बात के अगेंस्ट थे लियो स्ट्राउस। वो कहते हैं पॉलिटिकल थियरी में हम वैल्यूज को अलग नहीं रख सकते हैं, बल्कि वैल्यूज को यूज करना जरूरी है पॉलिटिकल थियरी की स्टडी के लिए। और इसीलिए वो कहते हैं कि हमें क्लासिकल पॉलिटिकल थियरी को या ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल थियरी को दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है, क्योंकि जो नई पॉलिटिकल थियरी है या इंपीरिकल और मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी है,
वो डिफेक्टिव है, उसमें बहुत से डिफेक्ट्स हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये थियोरी ये मानती है कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी है वो सिर्फ आदर्शों की बात करती है, बल्कि ऐसा नहीं है। फिर स्ट्राउस क्या करते हैं कि जो नई पॉलिटिकल थियोरी है या मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी है वो उसके मेथड्स को स्क्रूटिनाइज करते हैं, उनका एक प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और ये कंक्लूड करते हैं कि ये मेथड्स डिफेक्टिव हैं, इनमें डिफेक्ट है इन कंपैरिजन टू द क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी, क्योंकि वो सिर्फ साइंस और फैक्ट्स पर फोकस करते हैं। एक सोसाइटी के लिए या एक इंडिविजुअल के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसकी ये बात नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनका ये न्यू पॉलिटिकल थियोरी सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर पाती है। फर्दर वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी तो इस बात का भी जवाब नहीं दे सकती है कि टोटलिटेरियनिज्म के राइज को कैसे रोका जाए, तो इसलिए ये डिफेक्टिव है। और अगर आपको याद हो क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी कैसी थी, वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती थी, वो नेचर में प्रिस्क्रिप्टिव थी, और इसीलिए वो कहते हैं कि हमें क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी को दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। इसके अलावा वो एक और बात भी बताते हैं कि पॉलिटिकल थियोरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी दोनों ही किसका पार्ट है? पॉलिटिकल थॉट का पार्ट है। और वो पॉलिटिकल थियोरी का ये मतलब बताते हैं दैट इट इज द अटेम्प्ट ट्रूली टू नो द नेचर ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स। पॉलिटिकल थियोरी एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीजों का नेचर जाना जाता है, कि जैसे जस्टिस क्या है, इक्वालिटी क्या है, सॉवरेनिटी क्या है। और वो मानते हैं कि पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं। पॉलिटिकल थॉट बनता है पॉलिटिकल थियोरी और पॉलिटिकल फिलॉसफी से, और जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो पॉलिटिकल साइंस से आइडेंटिकल है। दोनों में ही पॉलिटिकल थिंग्स को इवैल्यूएट किया जाता है और एक यूनिवर्सल नॉलेज की खोज की जाती है। बोथ इन्वॉल्व द क्वेस्ट फॉर यूनिवर्सल नॉलेज अकॉर्डिंग टू स्ट्राउस। लेकिन बिहेवियरलिस्ट ने क्या किया? बिहेवियरलिज्म ने एक बहुत ही गलत काम किया। पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल फिलॉसफी से अलग कर दिया, दोनों के बीच में एक डिवाइड क्रिएट कर दिया कि पॉलिटिकल फिलॉसफी तो कंसर्न है किससे? वैल्यूज से और व्हाट ऑट टू बी से, कि क्या होना चाहिए, और पॉलिटिकल साइंस कंसर्न है एम्पिरिसिज्म से, क्या है। जबकि स्ट्राउस के लिए ये दोनों आइडेंटिकल थी, और इसीलिए स्ट्राउस मानते हैं कि बिहेवियरलिज्म एक डिजास्टर है। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि पॉलिटिकल फिलॉसफी से हम वैल्यूज को हटा नहीं सकते, क्योंकि वो उसका एक इनसेपरेबल पार्ट है। ये एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती हैं, और ना ही पॉलिटिकल थियोरी कोई आइडियोलॉजी या यूटोपिया है, पर ये एक ऐसी साइंस है जो राइट ऑर्डर की बात करती है, एक आइडियल स्टेट कैसी होनी चाहिए उसकी बात करती है, इंडिविजुअल का सही कंडक्ट कैसा होना चाहिए उसकी बात करती है, गुड लाइफ कैसी होती है उसके बारे में बात करती है। यही तो वैल्यूज होती हैं। और पॉलिटिकल थियोरी के डिक्लाइन का रीजन भी यही था कि नॉर्मेटिविज्म को निग्लेक्ट कर दिया गया, व्हाट ऑट टू बी को निग्लेक्ट कर दिया गया, रादर फोकस किया गया किस पर? व्हाट इज पर। हालांकि वो कहते हैं कि हमें नॉर्मेटिविज्म को और वैल्यूज को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। जब भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट किसी फिनोमिना की स्टडी करता है, किसी इवेंट की स्टडी करता है या किसी पॉलिटिकल थिंग की स्टडी करता है, तो उसके पास ऑलरेडी एक नॉलेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। उसको वैल्यू फ्री होकर स्टडी नहीं करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव होकर स्टडी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसको वैल्यूज को अप्लाई करके स्टडी करनी चाहिए। उसे ये नॉलेज होनी चाहिए कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है, तभी एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक सही स्टडी कर पाएगा। अदरवाइज तो वो गुड और बैड के बीच का जो डिफरेंस है उसको भी नहीं बता पाएगा। और इसीलिए लियो स्ट्राउस इंपॉर्टेंस देते हैं क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी के रिवाइवल पर, उससे रिलेटेड मेथड्स के रिवाइवल पर। फिर आते हैं शेल्डन वॉलन, जिनका इंपॉर्टेंट वर्क था पॉलिटिक्स एंड विजन इन 1960। इन्होंने भी बिहेवियरलिज्म को क्रिटिसाइज किया है और ये सपोर्ट करते हैं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी का। वो मानते हैं कि जो बिहेवियरलिज्म के सपोर्टर्स हैं एज वेल एज जो मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी के सपोर्टर्स हैं,
उन्होंने क्रिटिकल क्राइटेरिया को अबैंडन कर दिया है। वो चीज़ों का क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते हैं। उनका फोकस होता है सिर्फ और सिर्फ क्या है पर, बल्कि जो है उसमें क्या कमियां हैं, कैसे उन्हें दूर किया जा सकता है, इसकी वो बात नहीं करते हैं। इसलिए वो बिहेवियरलिज्म को और मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी को क्रिटिसाइज करते हैं और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी से रिलेटेड थिंकर्स थे वो सिर्फ चीज़ों को एज इट इज डिस्क्राइब नहीं करते थे, बल्कि प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन भी ऑफर करते थे। और इसलिए ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी को क्या बोला जाता था? प्रिस्क्रिप्टिव बोला जाता था। और इसीलिए हमें पॉलिटिकल थियरी को रिवाइव करने की जरूरत है एज पॉलिटिकल फिलॉसफी, विच मीन्स कि हमें ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी को, जो कि फिलॉसफी पर बेस्ड थी, उसको दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है। इसके अलावा वॉलेन ने एक ऐसा सजेशन भी दिया है जिसके थ्रू ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी को दोबारा से रिवाइव किया जा सकता है, जिसमें वो ये बताते हैं कि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरिस्ट का वर्क था वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी बताता था, और उन्हीं सॉल्यूशंस को हम आज के पर्सपेक्टिव में स्टडी कर सकते हैं। हम ये स्टडी कर सकते हैं क्या जो सॉल्यूशंस ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरिस्ट द्वारा दिए गए थे, क्या उनको आज की कंटेम्प्रेरी टाइम्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इस प्रकार हम रिवाइव कर सकते हैं ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी को। फिर आते हैं माइकल ऑक्शॉट, जिनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं इंट्रोडक्शन टू लिवाइथन एंड ऑन रैशनलिज्म। माइकल ऑक्शॉट ने अपने वर्क एक्सपीरियंस एंड मोड्स में एक्सपीरियंस को एनालाइज किया है, और उसके थ्रू उन्होंने ये माना है कि एक्सपीरियंस को गेन करने के काफी तरीके हैं। तो आपको पता होगा कि पॉजिटिविज्म और बिहेवियरलिज्म किसकी बात करता है, एंड इवन एम्पिरिसिज्म ये मानता है कि रियल नॉलेज वो है जो कि सिर्फ सेंसरी एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन की जा सके। जिस चीज को हम या जिस फिनोमेना को हम ऑब्जर्व और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही रियलिटी और नॉलेज है। लेकिन ऑक्शॉट बताते हैं कि एक्सपीरियंस को गेन करने के कई तरीके हैं, और ऐसे 4 मेन तरीके हैं। हम एक्सपीरियंस को हिस्ट्री के थ्रू भी गेन कर सकते हैं, बाय डूइंग हिस्टोरिकल स्टडी ऑफ इवेंट्स, और ये भी पार्ट होता है किसका? ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी का। लाइक अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्टोरिकल स्टडी करते हैं तो उससे हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। यही यहां कहना चाह रहे हैं ऑक्शॉट। जरूरी नहीं है कि हम किसी चीज को सिर्फ 5 सेंसेस के थ्रू ही एक्सपीरियंस करें। दूसरा तरीका वो बताते हैं साइंस का, कि साइंस के थ्रू भी एक्सपीरियंस को गेन किया जा सकता है। फिर तीसरा वो बताते हैं डिजायरिंग एंड ऑब्टेनिंग, किसी चीज को डिजायर करना, उसकी चाह रखना और फिर उसे ऑब्टेन कर लेना, ये भी एक एक्सपीरियंस का तरीका है। और साथ ही साथ पोइट्री को भी वो एक मोड ऑफ एक्सपीरियंस मानते हैं जिसके थ्रू एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो यहां वो एक फिलोसॉफिकल डायमेंशन दे रहे हैं एक्सपीरियंस को। तो अपने वर्क में ऑक्शॉट ने एक्सपीरियंस को, जिसकी बात करते हैं कौन? मॉडर्न पॉलिटिकल थियरिस्ट, एक्सपीरियंस को कंबाइन कर दिया किससे? फिलॉसफी से। फिलोसॉफिकल कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कंबाइन कर दिया ट्रेडिशनल और मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी को। इसलिए तो फिर रेलेवेंस में आता है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी, जो कि दोनों ट्रेडिशनल और मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी को कंबाइन करके स्टडी करने की बात करता है। जॉन रॉल्स ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया पॉलिटिकल थियरी के रिसर्जेंस में। उन्होंने अपने वर्क्स के थ्रू जस्टिस की बात करी, और जस्टिस जैसी चीजों की स्टडी किसमें की जाती थी? ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी में। तो उनके 2 इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जस्टिस हैज फेयरनेस, जो कि पहले एक आर्टिकल था, बाद में पब्लिश हुआ एक बुक की फॉर्म में 1985 में। एज एन आर्टिकल ये पब्लिश हुआ था 1957 में। एज वेल एज अ थियरी ऑफ जस्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और जस्टिस की बात किस ट्रेडिशनल थिंकर द्वारा भी की गई थी? प्लेटो द्वारा। अपनी थियरी ऑफ जस्टिस में रॉल्स ने दूसरे थिंकर्स के आइडियाज को भी अडॉप्ट किया, लाइक लॉक्स थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और कैंट की थियरी ऑफ इंडिविजुअलिज्म।
तो इसके थ्रू जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी है, जो क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी है, उसका दोबारा से रिवाइवल हुआ। और वो ये भी मानते थे कि फिलॉसफी का थियोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको एक्नॉलेज करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। और फिर आती है हैना आरेंट, जिनका इंपॉर्टेंट वर्क है ऑन ह्यूमन कंडीशंस। इन्होंने भी पॉलिटिकल थियोरी के रिवाइवल को सपोर्ट किया और बिहेवियरलिज्म को क्रिटिसाइज किया। ये मानती थी कि बिहेवियरलिज्म जो है वो सिर्फ ह्यूमन नेचर में जो यूनिफॉर्मिटीज हैं या रेगुलरिटीज हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यूमन नेचर तो हर किसी का डिफरेंट है। मेरा अलग है, आपका अलग है, किसी और का अलग हो सकता है। तो कैसे हम इसमें सिमिलैरिटीज की स्टडी कर सकते हैं? और इसी वजह से क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू एरेंट, ह्यूमन नेचर में यूनिफॉर्मिटीज फाइंड आउट करने के चक्कर में क्या हुआ, बिहेवियरलिस्ट ने ह्यूमन बीइंग्स को ही स्टीरियोटाइप कर दिया कि सारे ह्यूमंस एक जैसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अग्रेसिव होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, ग्रीडी होते हैं, पावर सीकिंग होते हैं। तो एक स्टीरियोटाइप कर दिया गया ह्यूमन बीइंग्स का। एंड देयर वाज अ लॉस ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में जो अलग अलग ह्यूमंस के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं उनको इग्नोर कर दिया गया। वॉर में लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहता है, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट में लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहता है, ये चीजें तो स्टडी नहीं करी गई। और इन्हीं चीजों को स्टडी करने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू आरेंट, ह्यूमन एक्सपीरियंस पर फोकस करने की जरूरत है। और ये किया जा सकता है तब जब ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी का रिवाइवल हो, क्योंकि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी ही है जो वैल्यूज को इंपॉर्टेंस देती है, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करने में बिलीव करती है। एंड दिस इज द रीजन एरेंट सपोर्टेड द रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियोरी, और रादर द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। इसके अलावा कुछ और स्कॉलर्स भी हैं जिन्होंने रीसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी के प्रति कंट्रीब्यूट किया। ये आपके लिए बोनस है। इसमें आते हैं इसाया बर्लिन, जिनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, डज पॉलिटिकल थियोरी स्टिल एग्जिस्ट, एंड कॉन्सेप्ट्स एंड कैटेगरीज। बर्लिन का मानना था कि जब तक रैशनैलिटी है या तार्किकता है, पॉलिटिकल थियोरी का डिक्लाइन नहीं हो सकता है, ना ही ये डेड हो सकती है। हालांकि वो मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी के बारे में ये कहते थे कि इसमें एक क्रिटिकल डायमेंशन की कमी है। ये अपने आसपास जो सोशियो पॉलिटिकल सराउंडिंग्स में हो रहा है उसका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करती है, जो कि इसको करने की जरूरत है। फिर इसमें रॉबर्ट नॉजिक भी आते हैं, एंड हिज वर्क इज, आई थिंक यू ऑल नो, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। उन्होंने भी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी की तरफ रिटर्न करने की बात करी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें एम्पिरिकल थियोरी को नॉर्मेटिव थियोरी के साथ कंबाइन करके स्टडी करने की जरूरत है। मतलब ट्रेडिशनल और मॉडर्न थियोरी को कंबाइन करके स्टडी करने की जरूरत है। फिर से कह रही हूँ, एवोल्यूशन वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियोरी में भी ये बातें कर रखी हैं। इसके बाद वॉगलिन का भी ये मानना था कि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थियोरी इनसेपरेबल हैं, इसलिए दोनों को साथ में स्टडी करने की जरूरत है। यहाँ पॉलिटिकल साइंस का मतलब है मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी, और पॉलिटिकल थियोरी का मतलब है द क्लासिकल पॉलिटिकल थियोरी। साथ ही साथ कार्ल पॉपर के वर्क ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के थ्रू भी पॉलिटिकल फिलॉसफी को या ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की गई, और इसी प्रकार एक रिवाइवल हुआ पॉलिटिकल थियोरी का, जिससे राइज हुई क्या, कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियोरी, which was a mix of empiricism and normativism। ये पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस का मिक्सचर थी या कॉम्बिनेशन थी। व्हाट ऑट टू बी पर भी फोकस करती थी, व्हाट इज पर भी फोकस करती थी। और इसी वजह से कंटेम्पररी थियोरी में नई थीम्स आई अंडर कंटेम्पररी पॉलिटिकल थियोरी, एंड दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड बिफोर। कम्युनिटेरियनिज्म आया, जिसके सपोर्टर्स थे माइकल वॉल्जर, माइकल सैंडल, एलिस्टर मैकेंटायर, चार्ल्स टेलर, जो कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी के बीच में एक कनेक्शन की बात करती थी। इसका मानना था कि एक पर्सन की आइडेंटिटी और उसकी पर्सनालिटी
उसके कम्युनिटी रिलेशनशिप्स द्वारा मोल्ड की जाती है या शेप की जाती है। इसलिए हमें जो कम्युनिटी के बीच की इंटरैक्शंस है उनको स्टडी करने की जरूरत है। और साथ ही साथ ये एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म को अपोज करती थी, जिसका मानना था कि इंडिविजुअल पर किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रेंट या लिमिटेशन नहीं होना चाहिए। और ये लेसेस फेयर पॉलिसीज को भी क्रिटिसाइज करती थी। इसके अलावा पोस्ट मॉडर्निज्म भी एक नई थीम थी, जिसके मेन सपोर्टर्स थे जाक देरिडा, मिशेल फूको और जॉन फ्रांसवा ल्योटा, जिनका एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है जो कि एक्चुअली पॉलिटिकल मॉडर्निज्म को डिफाइन कर देता है एक लाइन में, एंड दैट इज इनक्रेड्यूलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। ये मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। और पॉलिटिकल थियोरी के पर्सपेक्टिव में भी हम इन सभी थीम्स को दोबारा से स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ को क्वेश्चन करता है और ऐसी थियोरीज को क्वेश्चन करता है जो सच जानने की बात करती हैं। और इसीलिए ये जो मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी है उसको भी अटैक करता है, विच इज बेस्ड ऑन एम्पिरिसिज्म, जिनके थ्रू थियोरी बिल्डिंग की जा सके और पॉलिटिकल थियोरी को साइंस की तरफ ले जाया जाए। पोस्ट मॉडर्निस्ट का मानना है कि पॉलिटिकल थियोरी को बजाय कि थियोरी बिल्डिंग करने के फोकस करना चाहिए ह्यूमन एक्सपीरियंस पर। ह्यूमन से रिलेटेड एस्पेक्ट्स की स्टडी करनी चाहिए, लाइक आइडेंटिटी एंड कल्चर। इसके बाद आता है नियो मार्क्सिज्म और स्पेसिफिकली द क्रिटिकल थियोरी विच इज एसोसिएटेड विद द फ्रैंकफर्ट स्कूल। इसको भी मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में बता चुकी हूँ। फ्रैंकफर्ट स्कूल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स या स्कॉलर्स हैं, लाइक अडोर्नो, हॉकहाइमर, अल्थुजर और मर्क्यूज़, ये मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी के बेसिक एस्पेक्ट्स को रिजेक्ट करते हैं। फैक्ट बेस्ड स्टडी, एम्पिरिसिज्म और ऑब्जेक्टिविटी को क्रिटिसाइज करते हैं। ये बिग बिजनेसेस, मोनोपोलीज, टेक्नोलॉजी और कैपिटलिज्म का ह्यूमन लाइफ और सोसाइटी पर क्या इफेक्ट होता है उसको स्टडी करती हैं। और इनका मेन एम होता है सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, ह्यूमंस को फ्री करना या इमेंसिपेट करना किसी भी प्रकार की स्लेवरी या एक्सप्लॉयटेशन से। इसके बाद आता है मल्टीकल्चरलिज्म, विच इज एसोसिएटेड विद विल किमलिका, आई.एम. यंग एंड भीखू पारेख। विल किमलिका का इंपॉर्टेंट वर्क है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप और भीखू पारेख का इंपॉर्टेंट वर्क है रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म बात करता है कि एक देश के विद इन जो डाइवर्स कल्चर्स, रेसेस और एथनिसिटीज एग्जिस्ट करते हैं उनको इंपॉर्टेंस देने की, क्योंकि ये मानता है हर कल्चर की, हर रेस की और हर एथनिसिटी की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है जिसको कि स्टडी करना चाहिए। और रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी की वजह से दो और नई थीम्स भी एग्जिस्टेंस में आई, वो थी फेमिनिज्म और एनवायरमेंटलिज्म। फेमिनिज्म को मैं पहले भी कई दफा बता चुकी हूँ, ये ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को चैलेंज करता है, जेंडर इनइक्वालिटी के खिलाफ है, ऐसे स्ट्रक्चर्स को स्टडी करता है जिसके थ्रू विमेन सबऑर्डिनेशन किया जाता है, और ये पेट्रियार्की को चैलेंज करता है। तो ये सभी थियोरीज जो हैं ये एग्जिस्टेंस में आई आफ्टर द 1970s, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थियोरी, जिनमें से एक एनवायरमेंटलिज्म भी थी, जो ये मानती थी कि हमें एनवायरनमेंट को भी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। सिर्फ हम ह्यूमन पर्सपेक्टिव से ही एनवायरनमेंट की स्टडी ना करें, बल्कि एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से भी इसकी स्टडी करें, या इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इसकी स्टडी करें। ये डेवलपमेंट को भी क्रिटिसाइज करता था, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा है। प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो ये कुछ नई थीम्स थी जो कि इमर्जेंस में आई एज अ रिजल्ट ऑफ रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। और ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थियोरी। कैसे पहले ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी आई, फिर उसको एक चैलेंज मिला और उससे माना गया क्या कि एक डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियोरी हो गया है। उसके बाद अल्टीमेटली ड्यूरिंग द 1970s दोबारा से इसका एक रिवाइवल होता है इन द फॉर्म ऑफ कंटेम्प्ररी पॉलिटिकल थियोरी, जो कि नॉर्मेटिविज्म को और एम्पिरिसिज्म को साथ में स्टडी करने की बात करती है, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियोरी को
और मॉडर्न पॉलिटिकल थियोरी को कंबाइन करके स्टडी करने की बात करती है। सो आई होप द टॉपिक वाज क्लियर टू यू। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।